नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का मूल मकसद यह है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में टेट संबंधी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की जा रही है, आखिर उसका लाभ देश के सभी शिक्षकों को कैसे मिलेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई शिक्षक या शिक्षक समूह इसके लाभ से वंचित रह जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन में जो भी निर्णय शिक्षकों के पक्ष में भविष्य में आएगा, उसका लाभ देश के सभी शिक्षकों को समान रूप से मिलना चाहिए। किसी जानकारी के अभाव में कोई शिक्षक या शिक्षक वर्ग ऐसा न रह जाए जो इस निर्णय के लाभ से वंचित रह जाए। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और इस संबंध में जो भी उचित कदम है उसे उठाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 मई को सभी रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में खुला बहस होने जा रहा है। सभी अधिवक्ता अपनी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। 1 सितंबर के निर्णय में जो भी गलतियां स्पष्ट रूप से हुई है उसका उजागर करेंगे और यह स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 सितंबर का निर्णय दिया गया है वो ना तो कानून सम्मत है, ना ही व्यवहारिक है और ना ही न्याय के मौलिक सिद्धांतों के अनुकूल है। इतना तो मैं श्योर और कॉन्फिडेंट हूँ कि उस दिन सभी शिक्षक बंधुओं को दूसरी जीत अवश्य मिलेगी। बहुत सारे रिव्यू पिटीशन है, इसलिए हो सकता है कि इसकी सुनवाई 13 तारीख को पूरी न हो सके। इसमें आगे की तारीख भी लग सकती है या इसकी पूरी सुनवाई में 2-3 तारीखें भी लग सकती है। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन पर निर्णय आएगा तो हमारा रिव्यू पिटीशन अवश्य स्वीकार होगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास कहता है। यदि कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि 1 सितंबर के निर्णय में वास्तव में कोई बड़ी चूक हुई है जिसकी 100% संभावना है, तो इसके बाद इससे संबंधित सभी पक्षों को जैसे केंद्र सरकार, HRD मंत्रालय और NCTE को नोटिस जारी किया जा सकता है। यह भी संभव है कि यदि न्यायाधीश महोदय को उचित लगेगा तो सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दे सकती है और जो राज्य रिव्यू पिटीशंस में नहीं आए हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर सकती है, क्योंकि जो गलती 1 सितंबर के निर्णय में हुआ है उसे सुप्रीम कोर्ट दोहराना नहीं चाहेगी। इसलिए इसमें सभी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना बहुत ही आवश्यक है ताकि किसी भी शिक्षक वर्ग का कोई भी ग्रीवेंस बाकी न रह जाए। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय रहा है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। राज्यों में शिक्षकों की नियुक्तियां मूल रूप से राज्य सरकारों द्वारा ही की जाती रही है। हर राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हुई है। उनकी नियुक्तियों के आधार, उद्देश्य और उनकी सेवा शर्तें भी अलग अलग रही है। हर राज्य की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है और उस आधार पर कई बार राज्य सरकारों द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती रही है। उदाहरण के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वहां एक योजना चलाई गई थी जिसे रहबर-ए-तालीम कहा जाता था और उस योजना के तहत बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी ताकि दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को उचित शिक्षा का प्रबंध किया जा सके। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद भी चल रहा था और उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है जो कि शिक्षकों के पक्ष में दिया गया है। इस पर भी हम आगे विस्तार से वीडियो बनाएंगे और आपको जानकारी देंगे कि आखिर इस निर्णय में
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी समय समय पर विभिन्न आधारों पर शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। उनके लिए सेवा शर्तें भी अलग रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में उन शिक्षकों के परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा, नहीं तो वैसे शिक्षकों के साथ अन्याय हो सकता है। इसे ध्यान में रखे बगैर कोई व्यापक निर्णय पास नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहें कि यह एक जटिल विषय है जिस पर इतना आसानी से किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने में काफी वक्त भी लग सकता है और जब इस निर्णय को आने में वक्त लगेगा तो 1 सितंबर के निर्णय पर रोक लगना स्वाभाविक है और निश्चित रूप से इस पर आगे रोक लग जाएगी। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस नहीं जारी करता है, अर्थात वैसे राज्य जो अभी तक इस पिटीशन में शामिल नहीं हुए हैं उनको नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो उस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेशों के शिक्षकों को क्या करना उचित रहेगा जिससे कि उनकी समस्या को भी इस रिव्यू पिटीशन में सुना जाए और उन्हें भी इस निर्णय का भविष्य में लाभ मिल सके। जिन राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र प्रशासित प्रदेशों द्वारा अभी तक इस निर्णय में रिव्यू दाखिल नहीं किया गया है, उन राज्य सरकारों पर इसके लिए दबाव बनाना आवश्यक है ताकि वे इस रिव्यू में अर्जी लगाकर पक्षकार बन सके और वहां के शिक्षकों की स्थिति को स्पष्ट कर सके और अपने राज्य के शिक्षकों के हितों की रक्षा कर सके। बावजूद इसके यदि कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो उस राज्य के शिक्षक संघ इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में अर्जी लगाकर इसमें शामिल हो सकते हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। खासकर वैसे शिक्षक या वैसे शिक्षक संघ जिनकी नियुक्ति स्पेशल आधार पर हुई है, जैसे मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है या इस तरह के किसी और आधार पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ऐसे शिक्षक संघों को इस रिव्यू पिटीशन में शामिल होना आवश्यक है ताकि उनके पक्षों को भी ठीक से सुना जा सके। यदि ऐसे शिक्षक या शिक्षक संघ रिव्यू में शामिल नहीं होते हैं और किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं तो भविष्य में जोखिम हो सकता है। यदि किसी भी राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति का आधार सामान्य से अलग है, उनके इशूज सामान्य से थोड़ा अलग है, तो उन्हें इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में आईए के माध्यम से जुड़ जाना चाहिए ताकि वे भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष को रख सके। एक प्रश्न कमेंट में पूछा गया है कि क्या सभी शिक्षकों को इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में जुड़ना चाहिए? जो शिक्षक इस रिव्यू पिटीशन का हिस्सा हैं, क्या उन्हीं को केवल राहत मिलेगी या सभी शिक्षकों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा? कहने का तात्पर्य इनका यह है कि जो शिक्षक इस रिव्यू पिटीशन का हिस्सा नहीं है, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा? सभी शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय का जो भी लाभ होगा वो सभी शिक्षकों को समान रूप से मिलेगा, चाहे वे इस रिव्यू पिटीशन का हिस्सा हैं या नहीं है। लेकिन यदि आपके अपॉइंटमेंट का आधार कुछ अलग है, आपका कुछ अलग इश्यूज है जिस संबंध में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं डाला गया है, वैसे इश्यूज जो इस रिव्यू पिटीशन में कवर्ड नहीं है, आपके इश्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, वैसे सभी शिक्षकों या शिक्षक संघों को इसमें आईए के माध्यम से पक्षकार बन जाना उचित रहेगा। नहीं तो आपके इश्यूज का समाधान संभव नहीं हो पाएगा, आपके इश्यूज अलग थलग पड़ जाएंगे और जिसे भविष्य में ठीक करना काफी कठिन होगा। इसलिए देश के वैसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति कुछ स्पेशल आधार पर हुई थी, उनके नियम सेवा शर्तें कुछ अलग रही है, ऐसे में उन सभी शिक्षकों को इस रिव्यू पिटीशन में आईए के माध्यम से पक्षकार बन जाना उचित रहेगा। नहीं तो उनके इश्यूज यदि सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान रेज नहीं किए गए तो वो सॉल्व
नहीं हो पाएगा। वैसे सभी शिक्षक जिनके सामान्य इश्यूज हैं, उन सभी शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस रिव्यू पिटीशन में जो भी सकारात्मक निर्णय आता है वे सभी शिक्षकों के लिए होगा, उसका लाभ देश के सभी शिक्षकों को मिलेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और यदि ऐसा कोई इश्यूज है, यदि ऐसी कोई बात है, तो आपको क्या करना चाहिए यह भी आप समझ गए हों। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।